नमस्कार दोस्तों, आज स्पॉट और अनफिल्टर्ड में हमारे साथ मौजूद है सीनियर आई स्पेशलिस्ट जो समाज सेवा में भी अग्रसर है। बहुत नाम है सर का समाज सेवा में। आई स्पेशलिस्ट है, 30+ ईयर सर का एक्सपीरियंस है। कितनी आंखों की रोशनियां सर ने लौटाई है। साथ ही सर फिटनेस एक्सपर्ट भी है। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी आंखों को लेकर। वेलकम करते हैं डॉक्टर जुगल चिरानिया सर का। वेलकम है सर। Thank you very much. How are you? Thank you very much. Thank you. How are you? Fine, बढ़िया मस्त। Good to see you. बेसिकली सवाल है, देश भर में जो है आंखों के मसले प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। क्या आपने नोटिस किया? Yes. क्या सॉल्यूशंस है इस पर? आजकल देखिए जो है जमाने के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि लोग मोबाइल पे ज्यादा समय बिता रहे हैं और उसी तरह स्क्रीन टाइम भी ज्यादा हो रहा है। तो पहले की तुलना में जो है इससे रिलेटेड आंखों के संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो होता यह है कि जब हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं काफी समय, मोबाइल पे देखते हैं, तो उससे रिलेटेड ड्राई आई सिंड्रोम जो है ना, आंखों में सूखापन आता है। एक सर्वे हुआ, वो सर्वे में ये पता चला कि 76% लोग जो है सुबह उठते बरोबर 1 घंटे के अंदर अपना मोबाइल देखेंगे। 55% लोग जो है वह सोने के पहले मोबाइल देख के फिर सोएंगे। इसी तरह अगर आप वैकेशन पे हो तो ऐसा पाया गया कि 51% लोग जो है वैकेशन पे भी निरंतर मोबाइल से कनेक्टेड होते हैं। तो इसकी वजह से जो आंखों में थोड़े से आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि जब हम एक तरीका स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो आंखों के सामने जो एक टीयर फिल्म रहती है, अश्रु की एक पतली सी परत रहती है। तो जब हम स्क्रीन पे एक तरीका देखते हैं तो हमारी जो ब्लिंकिंग रेट जो है, पलक झपकने की जो स्पीड है, वो नॉर्मली 12 से 15 बार पर मिनट होती है। लेकिन जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो उसकी स्पीड जो है पलक झपकने की वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो है आंखें ड्राई होती है। और जब आंखों में सूखापन आता है तो फिर हमें कुछ तकलीफें होती है। जैसे ऐसा लगेगा हमें कि आंखों में रेती की एक किरकिरी रहती है, जलन होता है, आंखों में पानी जाता है, खटकती है, चुभन होती है, जलन होती है, आंखों में पानी जाता है, लाल होती है, धुंधलापना दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम जो है आजकल के जमाने में बढ़ रहा है। आई स्पेशलिस्ट के साथ साथ एक आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। रोटरी के साथ काफी लंबा समय बीता है आपका। सो अब तक आपने किन किन तरह के रिलीफ कैंप, अवेयरनेस कैंप रन किए हैं? देखिए, हमारा जो परिवार जो है चिरानिया परिवार पहले से ही धार्मिक और सेवा भागी रहा है। हमारे दादाजी स्वर्गीय आनंदलाल जी जो चिरानिया जो है, वह शुरुआत से ही रेलवे स्टेशन पे पानी वगैरह जो है सर्व करते थे। हमारे बाबूजी जो है अन्नदान पे उन्हें ज्यादा पेट था, अन्नदान पे काफी काम किया। चूंकि मैं नेत्र तज्ञ हूँ तो वोकेशनल सर्विसेज जो बोलते हैं, समाज के प्रति अपने वोकेशन के सर्विस दे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन आय के माध्यम से समाज की सेवा करें। तो मैं जो है जब से 1993 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब से मेरे कैंप्स वगैरह शुरू है। लेकिन उसको जो गति जो मिली है जब मैं रोटरी ज्वाइन किया 2003 से, तो उस समय मुझे एक रोटरी का बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। 2010 में हमने एक मोबाइल आई वैन जो है शुरू की है। वो जो है पूरी आंखों की मशीनों से सुसज्जित वाहन है और उसका हमारा टैगलाइन है नेत्र तपासनी तुमच्या दारी, यानी हम आपके घर पे आके जांच करेंगे। तो हमारी एक जो टीम रहती है 3-4 लोगों की, वो देहातों में जाती है आजू बाजू के, वहां पे आके आंखों की चेक करती है, ड्रॉप देती है, चश्मे देती है। जो भी ऑपरेशन के जो पेशेंट्स निकलते हैं हम नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। तो ये निरंतर 2010 यानी 16 सालों से यह प्रोजेक्ट चल रहा है। उसी तरह जो है रोटरी नेत्रदान केंद्र जो है वो हम लोगों ने जो है 2014 में शुरू किया। तो मरणोपरांत नेत्रदान जो है वह भी हमारा जो है अच्छा कार्य चल रहा है। करीबन 450 से भी ज्यादा हमने नेत्र जो गोल आईबॉल जमा करके नेत्र इसमें किया। इसके अलावा जो है मुझे जैसे आपने बताया कि भाई फिटनेस जो बाय प्रोफेशन आई एम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लेकिन बाय पैशन आई एम फिटनेस एंथुसियास्ट।
तो मैं करीबन 30 साल से जो है स्विमिंग कर रहा हूँ, फिर बाद में मैंने रनिंग फुल मैराथन शुरू किया, साइकिलिंग किया। इस दरमियान मैंने जो समझा, जो पढ़ा, जो अनुभव प्राप्त किया, मैंने बोला कि भाई इस चीजों का लोगों को फायदा होना चाहिए। तो हम लोग जो है हेल्थ वर्कशॉप लेते हैं। हेल्थ वर्कशॉप में हम लोग गाइड करते हैं कि आपका जो है एक्सरसाइज जो है, आपने कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या रहती है, और साथ साथ में हम लोग स्कैनिंग करते हैं, आपकी बॉडी की स्कैनिंग करते हैं, और उस स्कैनिंग से बताते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है। हमें पता रहता है कि उम्र क्या है कैलेंडर से, लेकिन बॉडी का एज पता नहीं रहता है। तो हम लोग बॉडी की एज पता करते हैं, आपकी बॉडी में मसल्स कैसी है, बोन कैसी है, इसका हम एनालिसिस करके बॉडी कितनी फिट है, यह हम हेल्थ वर्कशॉप के द्वारा लोगों को बताते हैं। और अभी 2-3 साल पहले हम लोगों ने जो रोटरी के मार्फत एक इवेंट शुरू किया है, 46 डेज फिटनेस चैलेंज। इसमें जो है आप लोगों को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि भी आप रजिस्टर हो, और वंस यू आर रजिस्टर्ड तो आपको डेली एक्टिविटीज करनी है, वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग करनी है, और 46 दिन के दरमियान आप जितनी एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर हम लोग जो है आपको मोटिवेशनल मेडल्स देते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल। तो हमारी प्रेरणा ये रहती है कि आप रेगुलर एक्टिविटी करके अच्छी आदत डालें। इस तरह के हम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं कई सालों से। बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन एक नई बीमारी बन गई है। क्या ये सिर्फ आंखों को नुकसान पहुंचाती है या फिर ग्रोथ भी इम्पैक्ट करती है? जो बच्चे निरंतर ज्यादा समय तक के मोबाइल देखते हैं, उनको आंखों का प्रॉब्लम तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा फिजिकल, मेंटल, सोशल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड अनेक प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे एग्जांपल जो है, जो लोग बच्चे लोग मोबाइल ज्यादा देखते हैं तो वो ओबेस रहते हैं, मोटापे के शिकार रहते हैं, उनके नेक और बैक में प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका जो स्लीप जो है, नॉर्मल पैटर्न स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चे लोग जो है बहुत में चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सैल रहते हैं, उन्हें जो है लोगों को जो सोशल कम्युनिकेशन जो है वो अपने आप में गूंग रहते हैं, लोगों से उनका संपर्क नहीं रहता है, उनके स्पीकिंग स्किल्स, बात करने की क्षमता, सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता की विकास जो है वो देर से होता है, और ऐसे लोग जो है वो आइसोलेटेड रहते हैं बाद में। तो ऐसे अनेक उनको प्रॉब्लम्स आते हैं। पेरेंट्स को क्या इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए बच्चों की आंखों को लेकर और ग्रोथ को लेकर? जो बच्चे लोग ज्यादा मोबाइल अगर देखते हैं तो उनके पेरेंट्स ने जो है कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने एक तो रूल्स बनाना चाहिए, कौन से समय देखना है, कितने समय देखना है, कब नहीं देखना है, बेडरूम के समय, खाना खाते समय ये समय नहीं देखना है, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। ये बातों पे ध्यान रखना कि आप कंसिस्टेंट रहें। दूसरा जो है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस देना चाहिए, मोबाइल के अलावा दूसरे खिलौने देना चाहिए, या फिर उनकी जो हॉबीज है, आर्ट हो गया, स्विमिंग हो गया, या फिर और दूसरी जो हॉबीज है वो डेवलप करना चाहिए। दे शुड मोटिवेट देम टू गो आउटडोर, इसके लिए उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे पॉइंट जो है इसके द्वारा हम लोग बच्चों को ये कर सकते हैं। एंड बेसिकली जब आप ये बच्चों को बताते हो समय की सीमा वगैरह, तो इसमें से आपको बताना नहीं है, आपको ये भी उसका भी पालन करना है। नहीं तो सिर्फ आप बच्चों को बताओगे और आप पालन नहीं करोगे। यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। और इसमें जो एक सेटिंग आती है मोबाइल में, उसमें सेटिंग में जो है आप कंटेंट्स वगैरह जो रहते हैं वो आप पैरेंटल कंट्रोल की सेटिंग आप मोबाइल पे लगा सकते हो। और इसके अलावा जो है ऐसी चीजों से जो है बच्चों के इसमें फर्क गिरेगा। और आपने एक बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चों को ध्यान भटकाने के लिए, जैसे खाना खा रहे हैं तो मोबाइल दे देते हैं, तो यह नहीं करना। बच्चे टेंट्रम वगैरह जिद करते हैं तो जिद्दी कर रहा है इसीलिए मोबाइल आपने नहीं देना चाहिए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आईटी एम्प्लॉयज हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयज हो, जो 8 से 10 घंटे कंटिन्यूअस उनका जॉब ही है स्क्रीन पे लगे रहना, काम करना, ऐसी स्थिति में आंखों को कैसे बचाएं, कैसे सेफ रखा जा सकता है?
कुछ प्रोफेशंस में जैसे आपने बताया कि काफी लंबे समय तक के मोबाइल वगैरह पे रहना रहता है, तो ऐसे समय में जो है अगर आंखों का हमें तनाव कम करना है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 20-20-20, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब स्क्रीन पे अगर 20 मिनट तक के काम करते हैं तो हमें 20 सेकंड के लिए करीबन 20 फुट अंतर पे हमें देखना है। इससे क्या होगा, जो हमारे जो मसल्स वगैरह जो है वो रिलैक्स रहेंगे और आंखों में ड्राइनेस वगैरह कम होगा। दूसरा जो चीज, हम एनवायरमेंट जो है अपने आप का वातावरण वगैरह इस तरह से थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर जो है करीबन वन आर्म लेंथ यानी करीबन 20 इंच के दूरी पे रहना चाहिए, आई लेवल पे रहना चाहिए, आई लेवल के नीचे रहना चाहिए। उसकी जो फॉन्ट की साइज है वो बड़ी रहना चाहिए ताकि आंखों पे तनाव ना आए, कॉन्ट्रास्ट बरोबर रहना चाहिए और स्क्रीन गार्ड रहना चाहिए ताकि उसमें जो ब्लू फिल्टर्स वगैरह जो है हम ब्लॉक कर सकें। इसके अलावा अगर आप एसी में बैठे हो तो आपका जो है ह्यूमिडिफायर रहना चाहिए ताकि ड्राई एयर ना रहे। इसके अलावा हम लोगों ने स्क्रीन पे एक तरीका ना देखते हुए बीच बीच में ब्रेक लेना है, पलक झपकाना है और अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास पर। अगर हम ये लोग ये प्रिकॉशंस लेते हैं तो ड्राइनेस की जो प्रमाण है, क्योंकि देखा गया है जो 7-8 घंटे अगर स्क्रीन पे बैठते हैं तो देयर आर 80% चांसेस उनको ड्राइनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो अगर ये प्रिकॉशंस लेते हैं तो ड्राइनेस का जो है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और अगर आते हैं तो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप जो रहते हैं, कृत्रिम अश्रु, वह आपने 1 बार 2 बार 3 बार डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी तकलीफ है वह दांत है। 20 फीट का ऐसा कोई रूल है कि 20 फीट से ज्यादा ना हो या कम ना हो? नहीं, वो तो आर्बिट्री अंदाज है ना, क्योंकि हम लोग जब नजदीक देखते हैं तो आंखें जो है ज्यादा फोकस करती है, तो जब हम 20 फुट के दूर पे देखते हैं तो जरूरी नहीं है 15 फुट रहा चलेगा, 25 फुट रहा तो भी चलेगा। ये सिर्फ रफ गाइडलाइंस। लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी, लेजर बेस्ड सर्जरी जो आज हो रही, इस बारे में कुछ बताइए, क्या कंसेप्ट क्या है? जो लेजर जो है वह आंखों के लिए बूंद है। जो लेजर जो है प्रिसाइज रहते हैं और अलग अलग टाइप के लेजर्स रहते हैं आंखों के लिए। फॉर एग्जांपल जो लासिक लेजर जो है, लासिक लेजर से जो चश्मे का नंबर जो है वह कम किया जाता है, माइनस नंबर का, उसको लासिक लेजर बोलते हैं। एर्गोन लेजर जो है, एर्गोन लेजर से जो रेटिना आंखों में जो आईबॉल जो रहता है उसके पीछे का रेटिना रहता है, रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं तो एर्गोन लेजर से ट्रीट करते हैं। और इसी तरह एक याग लेजर रहता है, अगर मोती बिंदु का ऑपरेशन हो जाता है और पीछे अगर पीसीओ बोलते हैं, पोस्टीरियर कैप्सूल ऑपरेशन, अगर पीछे जाला आता है तो याग लेजर से हम लोग उसको क्लियर करते हैं। तो ऐसे आंखों में अलग अलग तरह के लेजर्स का अलग अलग उपयोग होता है। चश्मा हटाने वाली सर्जरी का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो क्या होता है? चश्मा निकालने का जो है, देखिए बहुत से आजकल जो है मायोपिया बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, हम लोगों ने डिस्कस किया कि भी कंप्यूटर्स पे हम लोग का काफी जोर रहता है, इसीलिए जो अभी देखने में आया कि भी मायोपिया जो माइनस नंबर का जो चश्मा है उसका प्रमाण थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो जिन लोगों को चश्मा पहनना, सबसे बेहतर चॉइस तो चश्मा ही है। अगर आपको चश्मा है तो आप चश्मा पहनो। अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन और है। एक तो कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं जो कि रोज पहनना पड़ता है और निकालना पड़ता है। और अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, परमानेंट चश्मा नहीं पहनना है, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए लासिक जो लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी रहती है, इसमें जो है लेजर द्वारा आंखों का जो है आंखों में बदलाव लाते हैं। इस तरह से बदलाव लाते हैं कि जो लाइट की जो रेज है रेटिना के सामने गिरती है तो बदलाव से बरोबर रेटिना पे गिरती है और हमें चश्मा पहनने का काम नहीं पड़ता है। ये जो लेजर शस्त्र, जो लेजर प्रोसीजर जो है वह जनरली 18 साल के बाद में किया जाता है। 21-22 के बाद में करो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और आपका जो चश्मे का नंबर है वो बढ़ते नहीं रहना चाहिए। जब बढ़ना रुक जाता है उसके 6 महीने 1 साल के बाद में हम लोग लेजर करते हैं। रिजल्ट्स अच्छे हैं और अगर आपको चश्मा नहीं पहनना है तो आपने करना चाहिए। कितना इफेक्टिव है ये और कितना सेफ? बिल्कुल इफेक्टिव है और सेफ है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट सर्जरी। दुनिया में सबसे ज्यादा कैटरेक्ट के मोतियाबिंदु के मरीज जो है वो इंडिया में। इस पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि हर मरीज को उसका इलाज मिले?
उसकी आंखें जाया ना। देखिए हमारा जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, तो नेचुरल है कि मोतीबिंदु का प्रमाण जो है हम लोगों में ज्यादा रहेगा। एक बार आपकी आंखों में मोतीबिंदु हो जाता है तो इसी के लिए कोई दवा काम नहीं करेंगी, ड्रॉप्स टैबलेट से कुछ फायदा नहीं होगा। चश्मा जो है, जब मोतीबिंदु कच्चा रहता है तो चश्मे से आपकी नजरों को फायदा होता है, लेकिन एक बार अगर मोतीबिंदु पक जाता है आपकी नजर काफी कम हो जाती है, तो आपको ऑपरेशन ही करना होता है। ऑपरेशन के सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं। ऑपरेशन तो करना ही है, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समय पे ऑपरेशन करना। अगर आपने समय पे ऑपरेशन नहीं किया तो आंखों में जो है आंखों का प्रेशर बढ़ता है, आंखों में कांचबिंदु हो जाता है, मोतीबिंदु जगह से सरक सकता है, ऐसे अनेक कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम्स आते हैं। और एक बार ये प्रॉब्लम्स आ गए तो फिर इलाज जो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पेशेंट्स को भी तकलीफ होती है और रिजल्ट थोड़े से कॉम्प्रोमाइज रहते हैं। तो ऑपरेशन करना जरूरी है और सही समय पे ऑपरेशन करना। सर, कैटरैक्ट को लेकर बहुत सारी मिथ्स है कि ये सिर्फ बुढ़ापे में ही हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या कहना चाहिए? देखिए जो मोतीबिंदु जो है उसके अनेक कारण हैं। सबसे कॉमन कारण है सिनाइल कैटरैक्ट, यानी एज रिलेटेड कैटरैक्ट। जनरली जो है ये 50-55 के बाद में शुरू होता है और इसके जो परसेंटेज जो है प्रिवेलेंस और इंसिडेंस जो है वो बढ़ते रहता है। तो ये बुढ़ापे में होता है क्योंकि एंड दिस इज एज रिलेटेड नेचुरल प्रोसेस। जैसे हम लोगों का जो है शरीर में बदलाव आता है, स्किन में झुर्रियां आती है, बाल सफेद होते हैं, तो इट्स वन ऑफ द एज रिलेटेड चेंजेस। जरूरी नहीं कि सभी में होगा, लेकिन ये उम्र के साथ में मोतीबिंदु होता है। सिर्फ एक कारण ये नहीं है, दूसरे अनेक कारण है। अगर आपकी आंखों की इंजरी होती है तो ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट होता है। अगर आपको डायबिटीज है काफी लंबे समय तक तो आपको कैटरैक्ट होता है। अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो कैटरैक्ट होता है। आप बहुत सारे जो ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स रहते हैं, स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स रहते हैं या फिर स्टेरॉइड टैबलेट्स है, अगर आप ये लंबे समय तक के आंखों में डाल रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, तो आपको कैटरैक्ट हो सकता है। ऐसे अनेक कारण, और ये सिर्फ बुढ़ापे में नहीं होता है। एक कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है, जो बच्चा पैदा होते पर उसको कैटरैक्ट हो सकता है, या फिर जब हम डेवलपमेंटल कैटरैक्ट, जो हम 15, 20, 25 साल के रहते हैं, वो समय में कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। तो ऐसे अनेक कारण है कैटरैक्ट। आज की जो कैटरैक्ट सर्जरी विदाउट स्टिचेस एंड ऑल दोस थिंग्स, ये कितनी सेफ है, कितनी इफेक्टिव है और रिकवरी में कितना समय लगता है? देखिए हम लोग जो रिवोल्यूशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो जितना आंखों के ऑपरेशन में एडवांसमेंट हुआ है शायद ही कोई दूसरे क्षेत्र में हुआ होगा। हम कुछ साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 30-32 साल पहले, तो उस समय की जो कैटरैक्ट सर्जरी है वह जो है टाके वाले ऑपरेशन होते थे। वो समय लेंसेस वगैरह नए नए थे, लोगों को इतना पता नहीं था, तो वो समय जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा थे और पेशेंट्स को जो है अपने कामकाज में ज्वाइन होने में समय लगता था। लेकिन बिकॉज ऑफ द रिसेंट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, इतने सारे एडवांसेस हुए हैं, माइक्रोस्कोप, पिको मशीन्स, लेंसेस वगैरह, इतने अलग अलग तरह के लेंसेस आए हैं, तो इसमें जो इतने सारे एडवांसेस हुए हैं तो टाका देने की जरूरत नहीं है, चीरा देने की जरूरत नहीं है, मशीन से ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद में जो है रिजल्ट जो एक्सीलेंट रिजल्ट है, प्रॉब्लम्स बिल्कुल मिनिमम रहते हैं। अगर प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो माइनर प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि करेक्टेबल। आंखों ऑपरेशन के बाद में आंखें खटकना, चुभन होना, जलन होना जो कि ड्रॉप से होता है। अगर आंखों के ऑपरेशन के बाद में अगर जाला आता है तो लियाग मशीन लेजर से साफ हो जाता है ना। एक आधे पेशेंट में 1000 में से एक आधे पेशेंट ऐसा रहता है जिसमें प्रॉब्लम्स थोड़े से आते हैं, लेकिन स्टिल दैट कैन बी मैनेज बिकॉज ऑफ रेटिनल सर्जन और दूसरे हमारी जो टीम रहती है, इट्स अ टीम वर्क। अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारी जो टीम है वह हैंडल कर सकती है। तो इट्स वन ऑफ द सेफ सर्जरी। एंड जो पेशेंट्स हमारे पास में ऑपरेशन के पहले आते हैं, जिसको समझो 1%, 0% दिख रहा है, ऑपरेशन के बाद में 100% नजर आता है, एक्सीलेंट रिजल्ट हो ही नहीं सकते सर्जरी में। इसमें रिकवरी में कितना समय लगता है? आजकल तो हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन जो इतने सारे एडवांस लेंसेस आ रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन के बाद में तुरंत आप दूसरे दिन आप आपके काम पे जा सकते हैं। अगर यस बिल्कुल दूसरे दिन काम पे जा सकते हैं, और अदरवाइज भी जो है 7 दिन बाद में तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप सब रूटीन काम कर सकते हैं। क्या कैटरैक्ट का प्रिवेंटेशन पॉसिबल है? इट्स नॉट, जैसे मैंने बताया कि इट्स एज रिलेटेड प्रॉब्लम,
तो जो है हम लोग उसको जो है प्रिवेंट करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे कुछ कारण जैसे ट्रॉमा है, हम ट्रॉमा को अवॉइड कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव ग्लासेस वगैरह, केमिकल इंजुरी से होता है तो हम वो प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग है तो हम डायबिटीज को कंट्रोल करके कर सकते हैं। या फिर जो ड्रॉप्स वगैरह जो है, जो डॉक्टर्स ड्रॉप एडवाइस करता है जितने समय तक की करता है उतनी देर डालना चाहिए, बाद में बंद करना चाहिए। तो ऐसे अगर प्रिकॉशंस ले तो इट्स प्रिवेंटेबल इन सम केसेस। ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस, ब्लू लाइट फिल्टर सभी बहुत ट्रेंड में है। क्या ये सच में काम करता है? देखिए, जो अपना जो लाइट का स्पेक्ट्रम जो रहता है उसमें जो ब्लू लाइट जो है वह स्मॉल वेवलेंथ हाई एनर्जी स्पेक्ट्रम का है। तो इसकी वजह से आंखों में जो है थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो अगर हम ब्लू ब्लॉक फिल्टर्स जो ग्लासेस लगाते हैं तो आंखें कंफर्टेबल रहती है। और जो ब्लू लाइट से जो है ये पाया गया कि जो मेलाटोनिन नाम का जो पिगमेंट है, जो हार्मोन जो है, हार्मोन अपने स्लीप का पैटर्न जो है नॉर्मल रखता है। लेकिन ये ब्लू लाइट की वजह से जो उसका प्रोडक्शन जो है वह कम होता है और हमारे स्लीप पैटर्न में डिस्टर्ब होता है। तो ब्लू ब्लॉक फिल्टर से फायदे डेफिनेटली। आपके करियर में इतना 30 साल से ज्यादा का आपका एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई केस जो बहुत ज्यादा शॉकिंग था और आज भी आपको याद है? शॉकिंग से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि भी जो है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। एक एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा। एक बार हम कैंप में गए थे, पेशेंट देख रहे थे। एक पेशेंट आया, दोनों आंखों से जो है उससे दिखाई नहीं दे रहा था, मुंह वगैरह भी जो है उसका थोड़ा सा कपड़े वगैरह जो है सब दाढ़ी वगैरह बड़ी थी और वो डिप्रेस तरीका था, इतना ज्यादा यानी ये था। जब उसका ऑपरेशन हुआ, एक आंख का ऑपरेशन हुआ, बाद में दूसरी आंख का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद में जब पेशेंट्स आया तो आने के बाद उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो था वह बहुत ही कॉन्फिडेंट था, वेल ड्रेस था और वो इतना खुश था। वो बोले आपने डॉक्टर साहब जिंदगी बदल दी, अभी मैं जो है समाज में जाता हूँ, काम करता हूँ छोटे मोटे, आई एम एंजॉयिंग द लाइफ। तो जो एक निग्लेक्टेड जो पेशेंट्स आर लेस ऑफ कॉन्फिडेंस, तो एकदम जागरूक हो गया, एक्टिव हो गया और उसका जो लाइफ स्टाइल चेंज। तो ऐसे और एक एग्जांपल है, एक बार हम लोगों का जो है स्क्विंट का ऑपरेशन किए थे कई सालों पहले। स्क्विंट में एक लड़की का ऑपरेशन किया था, तो कुछ दिनों पहले आई थी वो, बोले डॉक्टर साहब जो है मेरी आंखें तिरछी थी, मेरी शादी नहीं हो रही थी, आपका जो स्क्विंट के ऑपरेशन किया, शादी हो गई, अभी भला बुरा परिवार है। तो ऐसे एग्जाम्पल अनेक दे सकता हूँ। एक आर्मी का जो पर्सन आया था कुछ दिन पहले, तो आर्मी में जो उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की है, प्लास्टिक सर्जरी के बाद में आर्मी में एडमिशन हुई, तो ही इज ऑन द टॉप पोस्ट। ऐसे अनेक एक्सपीरियंसेस है। रोटरी के साथ आने वाले समय में आपके कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स है आपके पास? रोटरी के जैसे मैं बताया, मोबाइल आईवैन का प्रोजेक्ट जो है करियर है, रोटरी एडमिशन सेंटर भी है। और देखिए हेल्थ का जो है, हेल्थ का जो प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा सा बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लोगों की जो जीवन शैली से रिलेटेड जो बीमारियां है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इसका प्रमाण दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि भाई लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना यह बहुत बड़ी जवाबदारी है और ये मेरा पैशन भी है। तो ये संदर्भ में और जो भी ज्यादा करना है करेंगे। और दूसरा, हमारे बेल्ट में हम लोग देखते हैं कि इधर जो है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं, डायलिसिस वगैरह की जरूरत रहती है। तो डायलिसिस के यूनिट जो है अकोला में हम लोगों का रोटरी का है, तो इसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी थोड़ा सा फोकस रहेगा। और एनवायरमेंट की तरफ देखो आप, हम बोलते हैं कि पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, तो पर्यावरण पे भी काम करना जरूरी है। जिस तरह से वातावरण चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये भी एक फोकस एरिया रहेगा। सबसे खराब हैबिट जो आंखों को खराब करती है? जैसे अभी हमने देखा है कि कंप्यूटर से ओवर यूज से उससे आंखों में ड्राइनेस होता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जो है ड्रॉप्स, जो ओटीसी ओवर द काउंटर जो है फार्मा पे जाके ड्रॉप्स लेते हैं और वो डालते हैं, तो उसकी वजह से जो आपको नुकसान होता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी बार ड्रॉप्स देते हैं, उनको बोलते हैं कि 8 दिन 10 दिन डालो, लेकिन वो कई महीनों तक के, कई दिनों तक के डालते रहते हैं। तो यह हैबिट जो है आपको नुकसान। आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप जो मिलता है, क्या वो रियली इफेक्टिव है? बिल्कुल इफेक्टिव। अगर आपकी आंखें ड्राई है, आपकी आंखों में सूखापन है, तो यह बहुत इफेक्टिव रहता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो रहती है, अगर आप में जो है अगर कम तकलीफ है तो 1-2 बार डालिए, ज्यादा तकलीफ है तो 3-4 बार डालिए, बिल्कुल इफेक्टिव। बच्चों के लिए कितना टाइम होना चाहिए मोबाइल यूज का? कम से कम टाइम होना चाहिए।
और जो है ज्यादा से मैक्सिमम 1 घंटा। और वो भी कोशिश ये रहना चाहिए कि वे एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड अगर वो तो देखते हैं तो वो और ज्यादा अच्छा है। कोई ऐसे टिप्स देना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को ताकि उनकी आईज सेफ रखें, या कोई प्रिकॉशंस लेना है उनको अपनी आंखें सेफ रखने के लिए? देखिए, अगर आपकी आंखों में अगर कुछ तकलीफें है तो आपने रेगुलर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में, नेत्र तज्ञ के पास में जाके जांच कराना जरूरी है। क्योंकि अगर आप नियमित जांच कराओगे तो आपकी आंखों को नुकसान नहीं होगा, कम से कम होगा। क्योंकि अगर आप नियमित जांच नहीं कराओगे तो चांसेस है कि आपका परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। तो इसमें आपको एहतियात बरतना है और नियमित आंखों की जांच कराओ। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जुगल चिरानिया सर। सर ने बहुत ही खूबसूरती से बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है, कुछ टिप्स दिए हैं आपको आपकी आंखें सेफ रखने के लिए। साथ ही अगर लॉन्ग टाइम आप स्क्रीन का यूज करते हैं तो क्या प्रिवेंटेशन लेना है वो भी सर ने बताया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड। स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये आपका जो है ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा है। ये प्रोजेक्ट से लोगों को जो है अनफिल्टर्ड न्यूज मिलती है। तो क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सब जो है थोड़े से मैनिपुलेटेड रहते हैं, तो आपका ये जो है बहुत ही अच्छा है। आपको बधाई हो और आप इसमें जो है आगे बढ़े, यही शुभेच्छा।